नमस्कार साथियों, फिर से एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है या फिर यूँ कहें पिछले ही वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। तो नया कह लीजिए या फिर उसी का अधूरा भाग कह लीजिए, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप इसे जो शब्द देना चाहें। तो इस वीडियो में जो है आपने अगर पिछला वीडियो देख के आए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट पार्ट देख के आएँगे तभी सेकंड पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये पहले वीडियो में मैंने 40 प्रश्न संख्या तक जो है आपको प्रश्न करा दिए थे। आगे मैं बात करूँगी 41 से लेकर 75 तक आपको जो है क्वेश्चंस मैं कराऊँगी, उनके डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगी। तो ये CUET पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब CUET पीजी के यानी कि जो CUET पीजी देने वाले हैं इस वर्ष उनके लिए भी, और जो आने वाले समय में देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए भी, और जो मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं और फर्स्ट या सेकंड ईयर में उनके लिए भी, क्योंकि सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। हर दृष्टि से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और मैं आपके समक्ष जो है CUET पीजी का 2024 का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बात कर लेते हैं बिना समय ज़ाया किए। 41वां प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास जी द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा, भक्ति, वीरता का वर्णन, ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा से संबंधित है? यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है राम भक्ति, तो ये आएगा राम भक्ति शाखा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो सगुण शाखा के हैं। सगुण शाखा किस में डिवाइड होती है? सगुण शाखा दो भागों में डिवाइड होती है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, है ना। तो मैंने यहाँ पर राम भक्ति शाखा को मार्क किया है, आप भी यही मार्क करके आइएगा अगर ये प्रश्न पूछा जाए। अगला आता है, हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? बहुत ही इजी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका उत्तर काफ़ी समय पहले ही मिल गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आधुनिक काल के लिए गद्य काल शब्द का प्रयोग किया है। आगे बात करते हैं 43वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही ईजी है, सरहबपाद। इनके लिए और भी शब्द यूज़ हुए हैं, इनमें सरह भी लिखा हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है और सरहप्पा भी लिखा दिखाई देता है, सरहबपाद भी लिखा दिखाई देता है। तो तीनों जो नाम हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं, आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो है मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है आपको यहाँ पर, तो कर लेते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, यहाँ पर जो है जीवनी और जीवनीकार कौन कौन है, यानी किसने लिखा है उसके बारे में बात होगी। या फिर बता दूंगी मैं किससे संबंधित है वो भी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय 1904 में लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, नाम से ही ज्ञात हो रहा है। अगला आता है कलम का सिपाही, सबको पता होता है, मैं कहूँगी आपको पढ़ना भी चाहिए अगर आपके पास समय है तो, या समय निकाल कर पढ़ लीजिए क्योंकि पुस्तकों से तो ज्ञान वृद्धि ही होती है। कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद जी के पुत्र ने ही लिखा है, नाम है उनका अमृत राय। क्या नाम है? आप चाहें तो लिख भी लीजिए, कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र ने लिखा है, नाम है इनका अमृत राय। अगला आता है, तो यहाँ पर ये मैच कर लीजिए, कलम का सिपाही जो है कब लिखा गया है, मैं आपको बता दूं कलम का सिपाही सन 1962 में लिखा गया, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला आता है सी, कमलेश्वर के ऊपर लिखा हुआ ये है ग्रंथ यानी कि जीवनी, और ये जो है 2005 में लिखी गई है, सन 2005 में जब निर्मल वर्मा जी की मृत्यु हुई थी। और निराला की साहित्य साधना सबको पता होता है क्योंकि ये सिलेबस में भी लगाया गया है, BA हिंदी ऑनर्स के। ये जो है रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित है और जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 45वां प्रश्न जो है कह रहे हैं, निम्नलिखित में से लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है? शब्द शक्ति 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और पहली अभिधा, दूसरी हो गई आपकी लक्षणा और तीसरी हो गई आपकी व्यंजना। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है? मुख्य अर्थ में बाधा होती है,
दूसरा है लक्ष्यार्थ जो है मुख्यार्थ से संबंध होता है। तीसरा है लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है, करेक्ट है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं और रचनाकार दे रखे हैं, तो मिला लेते हैं भाई। सबसे पहले आता बादल की मृत्यु, ये क्या है, एकांकी है। किसकी है, रामकुमार वर्मा जी की है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये लिख दूं कि ये एकांकी है और ये जो है फर्स्ट एकांकी मानी जाती है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे आता है परिव्राजक की प्रजा और गुल की बन्नो और काठ का सपना, किस किस की रचनाएं हैं, आप पहले खुद को बताइए, उसके बाद आप चाहें तो उत्तर तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। तो जो गुल की बन्नो है वो धर्मवीर भारती का है, ठीक है। और गुनाहों के देवता सुधा और चंद्र दो मुख्य पात्र हैं, कितना ही मतलब अच्छी कहानी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगला है काठ का सपना, काठ का सपना जो है किसका है, मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध। और अंतिम बचा है परिव्राजक की प्रजा, किसका हुआ, शांति प्रिय द्विवेदी का, ठीक है। आप जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ए का थर्ड ऑप्शन है, ए का थर्ड आपको पहले में ही दिख रहा है, लीजिए, ऐसे करेक्ट चीज़ें की जाती हैं। आगे बात करते हैं, असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी जी द्वारा रचित संपादित एक दुर्लभ संस्मरण है, क्या नाम है, अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद, ये नाम है रचना का, ठीक है। किसने लिखा है, पुरुषोत्तम दास मोदी ने। अगला है एक नाव के यात्री, दस्तावेज के संपादक, कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ से सही व्याख्या जैसा कुछ बन ही नहीं रहा है, तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, दोनों ही सही हैं लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बात करते हैं, नीचे दो कथन दे रखे हैं, फिर से असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि असर्शन रीजन काफ़ी ट्रेंडिंग उसमें आ जाता है कैटेगरी में, ठीक है। तो बात करते हैं, राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है, हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों ही करेक्ट हैं, पर सही व्याख्या नहीं है आपकी, तो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड बनता है। 39वां प्रश्न, रचनाएं और रचनाकार। काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल गए होंगे, उम्मीद है आपको अब एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। महादेवी वर्मा का कौन सा है, बहुत ही ईजी है, मेरा परिवार। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा गया है, डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, और कृष्णा सोबती, हम हसमत, और माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव। तो यहाँ से आप जो है मैचिंग कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ए का 2 है जो कि दो ऑप्शंस में दे रखा है, बी का 4 है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, कह रहे हैं मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है, क्या माना है, 1561 से 1680 विक्रम संवत। विक्रम संवत को अगर आप सन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सन में है ना, ईसवी सन में, तो ये जो है विक्रम संवत जितना दे रखा है, विक्रम संवत, इसमें से आपको 57 सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको सन वाली अवधि मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद विन्यास से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ईजी है, पढ़ लीजिए। कह रहे हैं का अभिमान है गौरव तथा निज देश और मृतक सम्मान है, जिसको नहीं वह नर नहीं, नर पशु निरा समान है, किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप खुद पहले एनालिसिस कीजिए, मैं तो बता ही रही हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस है, डी से स्टार्ट है, डी फर्स्ट पे आएगा, जिसको नहीं बी सेकेंड पे आएगा, गौरव और निज देश
इसके बाद आएगा ए थर्ड पे, का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पढ़ लीजिए एक बारी क्या बन रहा है करेक्ट। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बना, डी से स्टार्ट है, डी वी ए और ई और सी अंतिम है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। आगे बात करते हैं 52। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप इसे एज इट इज दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि समन्वय चेतना की अगर कोई बात करता है, समन्वय चेतना की अगर कोई बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य रहे हैं। और एक विडंबनापूर्ण बात है कि इन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मतों का सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण तरीके से खंडन भी इन्होंने ही किया है। अगला प्रश्न आता है, देसिल वैना सबजन मिठा किसका है भैया? देसिल वैना सबजन मिठा यानी कि देसी भाषा, देशज भाषा पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया है? हमारे विद्यापति जी ने। ठीक है, आगे बात आती है सिंधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? सिंधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? आप खुद को बताइए पहले। इसका सही ऑप्शन है थर्ड, सिंधु और ऊर्मी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, कंफ्यूजन की बात बिल्कुल नहीं है। एक होता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास, और एक है बहुब्रीहि समास। इन दोनों में कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है, मैं आपको आज क्लैरिटी से बताती हूँ। कर्मधारय समास जो है वो किसी मतलब तीसरे पद की तरफ इशारा करता है ना। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ऐसे होता है। बहुब्रीहि समास में ऐसे ही मतलब बनता है कि जैसे चंद्रशेखर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी चंद्र के समान जिसका शिखर है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। जब तीसरे पद की तरफ यानी किसी अर्थ की तरफ जो है संकेत कर दिया जाए तो वो बनता है आपका कर्मधारय समास। जब किसी तीसरे पद की तरफ जो है तीसरा अर्थ प्रदान करें दो पद मिलके तो वो बनता है कर्मधारय समास। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। नायक नायिका का भेजद निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्षिक का वर्णन, ये सारे आप चाहें तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। नायक नायिका का भेजज निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्षिक का वर्णन, ओज गुण, वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं? तो ये जो हैं आपको पता होना चाहिए, इतनी देर में पता चल जाना चाहिए कि ये रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 57। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है, किसने किस युग को मतलब किस युग को क्या रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। मैंने आपको पहले भी ऊपर बता दिया था कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ये काल काल नहीं होगा, यहाँ पर होगा कलाकाल। ठीक है, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सही ऑप्शन आपका बनता है ए का फोर्थ जहाँ पर दे रखा है और बी का वन, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। आगे बात करते हैं, मंटो मेरा दुश्मन, सिंहावलोकन, जंजीरें और दीवारें, ये और वे, यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं और रचनाकार बताने हैं आपको। सबसे पहला आता है मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अस्क जी का ये रचना है। और इसके बाद आती है अगली ये और वे, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैनेन्द्र कुमार की, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए, जैनेन्द्र कुमार की। अगला आता है सिंहावलोकन और जंजीरें और दीवारें। आपको अगर इनमें से एक भी नहीं पता है, फिर भी अगर आपको मतलब जो दो पता है उनसे अगर आप ऑप्शन मिलाने की कोशिश करेंगे तो ए का थर्ड दे रखा है फर्स्ट में, एंड डी का सेकंड दे रखा है, ए का थर्ड दे रखा है फर्स्ट में और डी का सेकंड दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट बन रहा है, यानी कि बी का फोर्थ हुआ।
फोर्थ यानी कि सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। जंजीरें और दीवार राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तो ऐसे ही आप एलिमिनेशन से ऑप्शंस जो है सही मैच कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। चलिए भाई करेक्ट कर लेते हैं। रुद्रट ने शांत और प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है। दूसरा है, शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है। आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको यहाँ से मैं बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे ये तो सबको पता होता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो सम्यक ज्ञान तो जाहिर सी बात है, शांत रस का स्थायी भाव नहीं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसे। तो दूसरा तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। रुद्रट जो है इन्हें प्रयाण रस का प्रवर्तक भी कहा जाता है, और साथ ही साथ शांत रस भी जो है इन्होंने स्वीकार किया है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यानी कि आपका जो है ए सत्य है परंतु आर्य सत्य नहीं है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला आता है प्रश्न संख्या 60। सूची का मिलान करना है, कर लेते हैं मिलान। अन्वेषण, पवित्र, जलौध और वीरोचित, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको सही संधि बतानी है। ठीक है, कहाँ पर कौन सी संधि आई है। तो पहला ऑप्शन है अन्वेषण, अन्वेषण में जो है यण संधि है। दूसरा है पवित्र, पवित्र में अयादि संधि है। तीसरा है जलौध, जलौध में वृद्धि संधि है। औ की मात्रा बन रही है, आपको पता होगा वृद्धि संधि में हमेशा बड़ी मात्रा बन जाती है। वीरोचित में गुण संधि है, तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होता है सेकेंड। आगे बात करते हैं, यण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो यण संधि का उदाहरण आपका जो है अत्याचार यण संधि का उदाहरण है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 62। सही क्रम में आपको जो है लगाना है। तो सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर आता है छायावाद। यहीं से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, यानी भारतेंदु पहले, यानी सी डी और ए सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि बी जो है वो आएगा आपका फोर्थ पे, और प्रयोगवाद जो है वो आएगा आपका फिफ्थ पे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 63। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कृषक जीवन के रचनाकार हैं, और कृषक जीवन पर आधारित जो उनका प्रमुख या फिर कह लीजिए मूल जो ग्रंथ है गोदान उपन्यास है। ठीक है, दूसरा आता है कथन, इसका चित्रण वे निर्मला और सेवा सदन में करते हैं। इसका चित्रण यानी किसका चित्रण, कृषक जीवन का चित्रण। ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि निर्मला जो है ये बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है, बेमेल विवाह। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है सेवा सदन। सेवा सदन की बात करें तो इसमें जो है वैश्यावृत्ति की बात की गई है। तो इनमें से कोई भी जो है रचना, दोनों रचनाएं हालांकि प्रेमचंद जी की ही हैं, लेकिन उन्होंने उपन्यास की बात करें तो वो कृषक जीवन पर आधारित एक ही उपन्यास लिखा है जो कि गोदान है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64। भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है। ये प्रश्न है काव्यशास्त्र से, जो कि आपके मतलब CUET PG का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसे आपको बिना छोड़े आप इसको जा ही नहीं सकते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कहा गया, भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार। इसका सही उत्तर है भट्ट लोलट। इन्होंने भी जो है रसवादी सिद्धांत को मानकर आगे चले हैं। आगे बात करें तो प्रश्न संख्या 65 कह रहा है, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इसमें से कौन सा है। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक यानी कि जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, नाम से ही याद हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ के देख लीजिए, परिश्रम से सफलता निश्चित है, परिश्रम करो सफलता निश्चित है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है। दूसरा ऑप्शन जो है सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 जो है कह रहा है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिन महारा कुंत, लज्जे हूँ तू बैसी हूँ जय भग्गा घरु इंत।
ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये बात यहाँ पर जो है पूछी जा रही है। तो ये पंक्तियाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इसमें ही नहीं कई बार देखने को मिली हैं। तो ये जो है हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, जिनका सरनेम है या फिर कह लीजिए जिनका उपनाम है हरिऔध। इनकी ही एक और महत्वपूर्ण रचना है अधखिला फूल, तो आप याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 68 पे, काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी हैं। काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन से आचार्य रसवादी हैं। तो यहाँ पर अगर आचार्य भरत मुनि का नाम दे रखा होता तो वह ऑप्शन आप करेक्ट कर देते, क्योंकि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ही हैं। लेकिन दूसरे जो हैं जिन्होंने रस को काफ़ी महत्व दिया है काव्य में, वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 में मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। दूसरा कथन है शब्द निर्माण की प्रविधि यानी कि जो प्रक्रिया है पूरी और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोश का अध्ययन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा पता चल रहा होगा आवश्यक क्यों नहीं है। अगर आप अध्ययन ही नहीं करेंगे तो फिर आप जो है शब्द निर्माण की प्रविधि यानी कि रिसर्च शोध, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। यानी कि यहाँ से जो है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया है आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य बामन की बात हो रही है। तो आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्य योग शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो है आचार्य बामन के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं, ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य बामन। भामा के बाद में इनका स्थान आता है अगर क्रम के अनुसार देखें तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। दो कवि हैं, कौन कौन। एक तुलसी हैं और दूसरे हैं सूरदास। दोनों लोगों के बारे में ही पूछा जाता है। तो सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण के साथ में उनकी सख्य भाव की या फिर साख्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। एक सखा की भांति वो रचना करते हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो दास्य भाव की भक्ति के साथ में अपना जो है काव्य सृजन उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 में कहा गया है जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत का बोध हो। जो चीज़ प्रस्तुत मतलब कहने का ये है जो वस्तु प्रस्तुत हो के भी अप्रस्तुत सी मालूम हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो ये होता है समासोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 73 प्रश्न संख्या रेत समाधि किस विधा की रचना है। रेत समाधि किस विधा की रचना है। रेत समाधि जो है गीतांजलि श्री की रचना है जिस पर बुकर प्राइज़ भी उन्हें मिला है। ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। पढ़ लेते हैं। भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और प्रीति। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यानी कारण कह रहा है यहाँ कीर्ति तथा अर्थ का संबंध कवि से है। श्रेष्ठ काव्य से कवि को यश तथा धन की प्राप्ति होती है। ये जो है यहाँ पर बात करें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि रीज़न करेक्ट है। साथ ही साथ पहला जो है यानी कि अभिकथन आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन क्या क्या माने गए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और जो कारण दे रखा है वो भी सही व्याख्या है अभिकथन की। आगे बात करते हैं। अंतिम प्रश्न संख्या 75 कह रहा है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद बताइए। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद
जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो संधि विच्छेद से भी आप देख पा रहे हो व्याकरण की दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कन्फ्यूजिंग भी थोड़ा सा संधि विच्छेद ही होता है, या फिर संधि वाला जो टॉपिक है उस पर आपको थोड़ा सा पकड़ अपनी मजबूत बना लेनी चाहिए ताकि आपकी परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद बनता है जित धन इंद्रिय, जित जमा इंद्रिय बनता है जितेंद्रिय, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके 75 के 75 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं और मैंने कोशिश की है आपको जो है डिटेल में बताने का कि ताकि आप उसके प्रश्न के आसपास का भी क्या बन सकता है, किस तरह से प्रश्न, उस पर भी आप जो है दृष्टि डाल सकें और समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो मैं यही कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। सीखने और सिखाने की ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, मैं भी सीख रही हूँ, साथ ही साथ सिखा भी रही हूँ। आप भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और मैं ऐसा ही एक और वीडियो लाने वाली हूँ जो 2024 के अपडेटेड सिलेबस पर, यानी कि CUET का जो अपडेटेड सिलेबस है PG का, उस पर मैं आधारित जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो मैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष लेकर उपस्थित होने वाली हूँ जल्द ही, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय से चीज़ों को तैयार कर पाएँ। और यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।